स्वागत है आप सभी का बीपीएससी के अगले क्लास में। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने किया था, ठीक है, उसमें हम लोग फसलों के बारे में विस्तृत चर्चा किया था। बिहार की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं जिसमें दलहन, तिलहन, ठीक है, खाद्यान्न फसलें जिसमें धान, गेहूं, जौ, मक्का, इन सब के बारे में बड़े ही डिटेल में बात किया था। उसके साथ ही हम लोगों ने नकदी फसलें, फिर फल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन सब के बारे में हम लोग बड़े ही विस्तृत तरीके से चर्चा कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं, आज जो हमारी बातें होगी वो होगी सिंचाई के साधन के बारे में। यानी कि बिहार में जो सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से यहाँ पर सिंचाई की जाती है, उन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा आज करेंगे। ठीक है, सिंचाई के साधन। इससे पहले जो हम पीछे क्लास कर रहे थे उसमें कुछ टॉपिक था, ठीक है, जैसे भूमि सुधार होता है, कृषि से रिलेटेड ही है, तो इन सब के बारे में आप लोगों को लिख लेना है। इसमें आप लोग लिख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। भूमि सुधार वाले में भूमि सुधार अधिनियम 1950 कर लीजिएगा। पहला, भूमि सुधार अधिनियम 1950, इसके बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि बिहार की जो जोतें हैं बहुत ही छोटी हैं और पहले जो जोत थी वो किसी एक, यानी कि जो साहूकार, महाजन, ये सब थे, उन लोगों के हाथों में, ज़मींदारों के हाथों में बहुत ही ज़्यादा ज़मीन थी और अधिकतर जो किसान थे सीमांत किसान थे, या फिर उनके पास कुछ ज़मीन ही नहीं थी, जो दूसरे के खेतों पर कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे, अपना जीवन निर्वहन करते थे। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है कि ये जो भूमि सुधार अधिनियम लाई गई उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं थी, कैसे कैसे भूमि सुधार किया गया, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये जो है ये जमींदारी उन्मूलन और जो बिचौलिए थे उन लोगों को, मतलब उन लोगों के समाप्ति के लिए ये अधिनियम लाया गया। इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा बटाईदार अधिनियम 1957। ठीक है, बटाईदार अधिनियम 1957 में अधिनियम आता है बटाईदार अधिनियम। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर 1961 में एक और लाई जाती है हदबंदी, ठीक है, भूमि हदबंदी अधिनियम। भूमि हदबंदी अधिनियम 1961, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक और पढ़ना है हमें, 4 नंबर पे जो पढ़ना है, ठीक है, चौथा, वो क्या है, काश्तकारी अधिनियम, जो 1986 ईस्वी में लाया जाता है। काश्तकारी अधिनियम 1986 ईस्वी। ठीक है, इन 4 चीज़ के बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, जो कि मेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, साथ ही निबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आप लोगों को कर लेनी है। और आगे अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिंचाई के साधन। तो आप लोग टॉपिक डालिए सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन। ठीक है, सिंचाई क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है, सबको ही पता है कि बिहार जो है वो कृषि
पर आधारित अर्थव्यवस्था है। जब बिहार झारखंड एक ही था, ठीक है, यानी कि झारखंड जब बिहार का ही पार्ट था तो यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते थे और खनिज से आधारित बहुत सारे यहाँ पे उद्योग भी थे। लेकिन जब 2000 ईस्वी में, नवंबर 2000 ईस्वी में इसका विभाजन होता है, झारखंड एक नए राज्य के तौर पे उभर के आता है, तो जो भी हमारी बड़ी बड़ी जो खनिजों पे आधारित उद्योग थे वो सारे झारखंड में चले जाते हैं। एक आध ही कुछ जो नीचे का हमारा दक्षिण बिहार का भाग है वहीं पर कुछ खनिज पाए जाते हैं जिस पे आधारित कुछ उतने बड़े उद्योग नहीं हैं, लेकिन एक आध हैं, ठीक है। बाकी जो भी हमारा भूमि है वो सारा कृषि कार्य के लिए ही, यानी कि सारा जो है वो मैदानी क्षेत्र है जो कृषि कार्य के लिए अनुकूल है, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि कार्य किया जा सकता है और कृषि के लिए जो हमारा सिंचाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कहा जाए कि सिंचाई जो है वो कृषि का आधार है, ठीक है, सिंचाई कृषि का आधार है। हम फसलों में हाई यील्ड फसल, ठीक है, हाई यील्ड जो बीज है वो प्रयोग कर ले, उर्वरक प्रयोग कर ले, कीटनाशक प्रयोग कर ले और नई नई जो टेक्नोलॉजी है सारी प्रयोग कर ले, लेकिन हम उसकी सिंचाई ही ना करें तो फिर वो फसल ग्रो नहीं करेगा और जो हम चाहते हैं उस चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए बोल सकते हैं कि सिंचाई जो है वो कृषि का आधारभूत संरचना है, ठीक है। अगर बिहार की कृषि की बात करें तो बिहार की कृषि किस पर आधारित है? मॉनसून पर आधारित है। और मॉनसून की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में मॉनसून की अनिश्चितता, ठीक है, यानी कि समय पर नहीं आती है। और दूसरी जो है वो है जो इसके वर्षा का वितरण है, ठीक है, वर्षा का वितरण, मॉनसून में जो असमानताएं हैं और वितरण है वो राज्य में एक जैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई के अन्य साधनों का भी प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम मॉनसून की बात करें तो बिहार में जो पश्चिम दक्षिण मॉनसून जो है वो दक्षिण पश्चिम जो मॉनसून है वो कब आती है? जून से सितंबर में ही। जितना भी मॉनसून का वर्षा का पानी है उसका 85% हिस्सा, 85% वर्षा का वर्षण जून से लेकर सितंबर तक, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में ही कर देती है और बाकी के बचे 8 महीनों में मात्र 15% तक ही वर्षा हो पाता है, जिसके वजह से इस समय में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए बहुत सारा नहर का निर्माण किया गया है और साथ ही नलकूप, तालाब, कुएं, ठीक है, इन सब का भी बिहार में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सिंचाई के लिए जो अनुमानित क्षमता का अनुमान लगाया गया है कि बिहार में कितनी सिंचाई की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, वो है 117.54 लाख हेक्टेयर, ठीक है, यानी कि 117,54,000 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है भूमि का, वहाँ पर सिंचाई का साधन होना चाहिए, वहाँ पर सिंचित भूमि इतना होना चाहिए, लेकिन इतना है नहीं, ठीक है। सिंचित भूमि में वृहद एवं मध्यम सिंचाई जो क्षमता है वो भी अलग अलग है, ठीक है। टोटल अगर हम वृहद की बात करें तो 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, 53.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, जबकि लघु सिंचाई क्षेत्र है उसमें 54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 70.48, ठीक है, 70 अगर इसे हम बोले तो 70,48,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है, जिसमें से इन पूरे क्षेत्रों में भी सिंचाई अभी नहीं होती है, ठीक है। कितने? 70,48,000 क्षेत्र का विकास किया जा चुका है, लेकिन इन सारे क्षेत्रों में भी अभी सिंचाई नहीं होती। इसमें से अगर पूरा अगर बात करें तो 67,46,000 जो हेक्टेयर क्षेत्र हैं, इसमें से मात्र 63,42,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही सिंचाई की व्यवस्था सही से उपलब्ध है, ठीक है। तो ये सारा जो डेटा है ये मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, सारा डेटा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब
पीछे हमने बात किया था कृषि रोड मैप, ठीक है, रोड मैप 2 के बारे में भी बात किया था, रोड मैप 3 के बारे में भी बात किया था। और रोड मैप 3 जो है जिसका ड्यूरेशन 2017 से 2022 रखा गया है, रोड मैप कृषि रोड मैप 3, इसमें सिंचाई व्यवस्था को और वृहद रूप में, यानी कि और ही जो बाकी बचे हुए सिंचित असिंचित क्षेत्र हैं उनमें 64 लाख, ठीक है, 64 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को और भी सिंचित क्षेत्र में लाने की योजना रखी गई है। ये इसका टारगेट रखा गया है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब बिहार में जो प्रमुख साधन है सिंचाई के उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बिहार में सिंचाई के जो साधन हैं उसमें प्रमुख अगर माना जाए तो प्रमुख में 4 साधनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिंचाई के साधन, ठीक है। इसमें पहला है हमारा नहर, दूसरा है नलकूप, तीसरा है कुआं और चौथा क्या है, तालाब। अगर बिहार में सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के लिए ये 4 जो तरीके हैं, नहर, नलकूप, कुआं और तालाब, इनका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही कहीं कहीं पर आहर, ठीक है, आहर, पाइन, अरहर, ये जो है इन सब का भी सिंचाई में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबके बारे में हम आराम से देखेंगे, सबके बारे में। अगर बात हम सिंचाई की करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब कुआं से लगभग 15%, ठीक है, कुआं से 15% क्षेत्रों पे सिंचाई की जाती थी। अगर तालाबों से बात करें तो तालाबों से 11% क्षेत्रों पर, नहर से 40% क्षेत्रों पर और नलकूपों की बात करें तो नलकूपों से लगभग 20% क्षेत्रों पर सिंचाई व्यवस्था की जाती थी। ये तब की अवस्था है जब हमारा देश आज़ाद हुआ ही था, ठीक है। तब नहर से 40% क्षेत्रों पर, नलकूप से 20%, कुआं से 15% और तालाब से 11% क्षेत्रों की सिंचाई की जाती थी, जो समय के साथ साथ ये बदलते चला गया, ठीक है। अभी की अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जो नहर से सिंचाई होती है वो नहर से वर्तमान में जो सिंचाई होती है वो है 28.5%, ठीक है। 28.5% क्षेत्रों पर अब नहर से, तथा अगर नलकूप की बात करें तो नलकूप से 53.46% क्षेत्रों पर सिंचाई की जाती है। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी नलकूप से ज़्यादा सिंचाई की जाती है। ऐसा क्यों? जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त यहाँ पर बिजली उतनी नहीं थी, ठीक है, बिजली उतनी नहीं थी, हमारे पास तेल भी उतना नहीं था, इसलिए अधिकतर उस वक्त सिंचाई जो होती थी वो नहरों के द्वारा होती थी। लेकिन आज के समय में हमारे पास पर्याप्त बिजली भी है और पर्याप्त तेल भी है, चाहे वो तेल भारत से आता है और साथ ही दूसरे देशों से भी आयात किया जाता है। तो इनकी वजह से जिन क्षेत्रों में नहर का सिंचाई व्यवस्था नहीं है उन क्षेत्रों में नलकूप का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया। अब नलकूप के लिए कुछ लोग अपना प्राइवेट नलकूप भी लगाते हैं और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाया गया है। इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे नलकूप के लिए जो मतलब सरकार द्वारा 2 तरीके से इसमें सब्सिडी दी जाती है। यानी कि जो नलकूप लगाया जाता है, एक लगाया जाता है 70 से 100 मीटर के आसपास, ठीक है, 70 से 100 मीटर गहराई तक, और दूसरा जो है वो 100 मीटर से 150 मीटर की गहराई तक लगाया जाता है। इसे हम सबसे छोटा मानते हैं, ये मध्यम, और इसके बाद यानी कि 150 के बाद जो होते हैं उसे हम ज़्यादा गहराई वाले नलकूप मानते हैं, ठीक है। तो ये जो 70 से 100 मीटर गहराई वाले हैं, इस पर सरकार द्वारा 15,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है नलकूप लगाने के लिए लोगों को, ठीक है। और जो बड़ा है उस पर 35,000 रुपये तक की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि लोग जो है वो अपनी सिंचाई व्यवस्था का उपयोग सही से कर पाए, निर्माण कर पाए। ये बातें समझ में आई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नहरों की, उसके बाद नलकूपों की, ठीक है।
एरिया भी देखते चलेंगे कि किन किन जिलों में नहरों द्वारा, किन किन जिलों में नलकूपों द्वारा, किन में कुआं तथा तालाब के द्वारा सिंचाई व्यवस्था की गई है। अगर नहरों की बात करें तो नहरों में दो प्रकार की नहरें पाई जाती है। एक पाई जाती है सदाबहारी नहरें, जिसे हम नित्यवाही नहरों के नाम से भी जानते हैं। नित्यवाही यानी कि उसमें हमेशा ही पानी रहता है। और हमेशा पानी कहाँ रहेगा? अगर बिहार की स्थिति देखें तो बिहार के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में पठारी भाग है। तो हिमालय की जो नदियाँ होती है वो सदाबहारी नदियाँ होती है, और वहाँ पाए जाने वाले जो भी नदियाँ हैं उसमें हमेशा यानी कि 12 मास उसमें पानी रहती है, इसलिए उसे हम सदाबहारी नदियाँ कहते हैं। और वहाँ से जो भी नहरें निकाली गई हैं वो कौन सी नहरें होंगी? सदाबहारी नहरें या फिर नित्यवाही नहरें। ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद जो दूसरे प्रकार की नहरें हैं वो कौन सी है? मौसमी नहरें, यानी कि जो पठारी भाग से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो मौसमी नहरें होती हैं। हर मौसम में उसमें पानी उतना उपलब्ध नहीं होता। जब वर्षा का मौसम होता है तो वर्षा होती है तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वहीं नहरों में पानी भेजा जाता है, और ऐसे नहरों को हम मौसमी नहरें या फिर अनित्यवाही नहरों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार की नहरें हैं। ये बातें समझ में आ गई। अब नहरों से सिंचाई के लिए बहुत सारी परियोजनाएं चलाई गई है, जिसमें से अगर बिहार की बात करें तो कोसी परियोजना है, गंडक परियोजना है और सोन परियोजना है। इस परियोजना के आधार पर यहाँ से नहरें निकाली गई हैं और बहुत सारे क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। तो बारी बारी से सबके बारे में हम बात करेंगे। पहले इतना चीज़ आप लोग लिख लीजिए। टाइटल डालिए सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन। इसमें लिखिए बिहार की कृषि मॉनसून आधारित कृषि है। मॉनसून आधारित कृषि है तथा यहाँ की 56.4% क्षेत्र, यहाँ की 56.4% कृषि भूमि, 70.4% कृषि भूमि सिंचित भूमि है, सिंचित भूमि है। राज्य में औसत वर्षा 100 से 110 मिलीमीटर। राज्य में औसत वर्षा 100 से 110 मिलीमीटर होती है, 110 मिलीमीटर होती है। परंतु इसका 85% इसका 85% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से जून से सितंबर के बीच में ही हो जाता है। जून से सितंबर के बीच में ही हो जाता है, जिसकी वजह से राज्य में लंबी अवधि तक शुष्क मौसम बना रहता है। शुष्क मौसम बना रहता है, जिसके कारण फसलों एवं अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए लिखिए, गतिविधियों के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई की आवश्यकता
पड़ती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। आपको तो पता होगा कृषि के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है। अगर अच्छी कृषि करनी है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। जो हमारा हरित क्रांति लाया गया उसमें क्या क्या मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले हाई यील्ड बीज, ठीक है, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज है वो हमारे पास होने चाहिए। फिर उर्वरक का प्रयोग करना है, कीटनाशकों का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके साथ ही यांत्रिकरण। बिहार में अभी भी कई जगह हैं जहाँ पर बैलों की सहायता से खेत जोता जाता है, लेकिन आज के ज़माने में अधिकतर हिस्से में ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा आधुनिकीकरण। ठीक है, कहीं कहीं फावड़ा कुदाल का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं, वो क्या हो गया आधुनिकीकरण। तो ये सारी चीज़ जो है इनकी वजह से कृषि का क्षेत्र एवं पैदावार सब चीज़ में वृद्धि होती है, यानी कि कम क्षेत्र में भी हम ज़्यादा पैदावार ला सकते हैं, ले सकते हैं। ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। सिंचाई क्षमता एवं फसल सघनता में वृद्धि के लिए सिंचाई क्षमता एवं फसल सघनता में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 3 तैयार किया गया है जिसकी अवधि 2017 से 22 रखी गई है। जिसकी अवधि 2017 से 2022 रखी गई है। ठीक है, इसी में आगे लिखिए। सरकार ने इस अवधि के दौरान 59.51 या फिर ऐसे लिख लीजिए 59,51,000 अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की योजना बनाई है। 59,51,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की योजना बनाई है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद वो जो बताया था वो लिख लीजिए। पैराग्राफ बदलिए, लिखिए। बिहार में सिंचाई की कुल अनुमानित क्षमता 117,54,000 हेक्टेयर है। 117,54,000 हेक्टेयर है। इसमें वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता 53,53,000 हेक्टेयर 53,53,000 हेक्टेयर, जबकि लघु सिंचाई क्षमता 54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। 54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। वर्तमान में मात्र 70,48,000 हेक्टेयर ही 70,48,000 हेक्टेयर ही सिंचाई क्षमता का विकास किया जा सका है। जो कुल अनुमानित क्षमता का मात्र 60% है। मात्र 60% है। इसी में आगे लिखिए।
कुल सृजित क्षमता 67,46,000 हेक्टेयर, 67,46,000 हेक्टेयर में से मात्र 63,42,000 हेक्टेयर, 63,42,000 हेक्टेयर का ही उपयोग किया जा रहा है, जो कुल सृजित सिंचाई क्षमता का 90% है, 90% है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलिए इसके आगे टाइटल डालिए, सिंचाई के प्रमुख साधन, सिंचाई के प्रमुख साधन। ठीक है, 4 साधनों का नाम लिख लीजिए। नहर, ऐसे लिखिए, बिहार में सिंचाई के 4 प्रमुख साधन हैं। बिहार में सिंचाई के 4 प्रमुख साधन हैं। पहला नहर, दूसरा नलकूप, तीसरा कुआं और चौथा तालाब। आगे लिखिए, इसके अतिरिक्त बिहार के कई क्षेत्रों में, विशेषकर दक्षिणी भागों में, बिहार के कई क्षेत्रों में विशेषकर दक्षिणी भागों में आहर एवं पाइन का भी प्रयोग किया जाता है। आहर एवं पाइन का भी प्रयोग किया जाता है, जो सहभागी सिंचाई प्रबंधन का प्रमुख माध्यम है, जो सहभागी सिंचाई प्रबंधन का प्रमुख माध्यम है। ठीक है, यानी कि इसमें 1-2 लोग मिल के एक साथ वो होता है ना आहर, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक ये लिख लीजिए, टाइटल डाल लीजिए, स्वतंत्रता के समय की स्थिति। स्वतंत्रता के समय की स्थिति किस मामले में? सिंचाई के मामले में। और उसमें लाइन वाइज लिखिए, नहर कितना था? नहर से 40% क्षेत्रों का सिंचाई होता था। साथ में लिखते चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात की स्थिति, उसमें 1 नंबर पे डालिए नहर और डैश डाल के लिखिए 40%। ठीक है, 2 नंबर पे लिखिए नलकूप और इसमें लिखिए 20%। 3 नंबर पर कुआं लिखिए और कुआं में लिखिए 15%। और 4 नंबर पर लिखिए तालाब और लिखिए 11%। ठीक है, नीचे डालिए वर्तमान की स्थिति और इसमें 2 ही महत्वपूर्ण है, नहर नलकूप, यही लिख लीजिए। नहर जो है वो 28.5% और नलकूप जो है वो बढ़कर 53.46% हो गया। डेटा रहेगा तो आप इसको अपने लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए, बिहार में 11 प्रमुख नहरें एवं इसकी उप शाखाएं हैं, जो विभिन्न जिलों में फैली है, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, बिहार में 2 प्रकार की नहरें हैं। बिहार में 2 प्रकार की नहरें हैं। पहला नित्यवाही नहरें या फिर सदाबहारी नहरें। नित्यवाही नहरें या फिर सदाबहारी नहरें। और दूसरा
मौसमी नहरें या फिर अनित्यवाही नहरें। मौसमी नहरें या फिर अनित्यवाही नहरें। ठीक है, इसके बारे में आप खुद से लिख लीजिएगा कि नित्यवाही नहरें जो है वो वर्ष भर जल का भंडारण रखती है। ठीक है, जो उत्तर बिहार के जो भी नहरें हैं उसमें से अधिकांश क्या है, नित्यवाही नहरें हैं, जिस पर बांध बनाकर या फिर डायरेक्ट नदी से या फिर बांध बनाकर वहाँ से नहरों का निर्माण किया गया है और वहाँ से पानी छोड़ा जाता है। और मौसमी नहरें की अगर बात करें तो इसमें दक्षिण की जो भी नहरें हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि मौसमी नदियाँ दक्षिण बिहार में ही पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारा हो गया। इसके बाद आगे लिखिए इसी में पैरा बदल कर, बिहार में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन, बिहार में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन नलकूप है, जिसे ट्यूबवेल हम इंग्लिश में बोलते हैं, ट्यूबवेल हिंदी में नलकूप। ठीक है, नलकूप है जिन्हें डीजल इंजन या फिर इलेक्ट्रिक इंजन के सहारे, डीजल इंजन या फिर इलेक्ट्रिक इंजन के सहारे पंपों द्वारा सिंचाई किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। बिहार में गंगा का मैदान, बिहार में गंगा का मैदान भौगोलिक बनावट, मैदान की भौगोलिक बनावट, गंगा की मैदान की भौगोलिक बनावट पताल तोड़ कुएं। ठीक है, यानी कि पताल में एक कुएं के जैसा अवस्थिति। ठीक है, पताल तोड़ कुएं की तरह है, की जैसी है, जिसमें भूमिगत जल जो है वो कम गहराई पर पाया जाता है, जिसमें भूमिगत जल कम गहराई पर पाया जाता है। यानी कि हम 10 से 15 मीटर की गहराई पर ही अगर हम पाइप को डालते हैं तो वहाँ से पानी की प्राप्ति होने लगती है। ठीक है, अब इतनी कम गहराई पर ही पानी प्राप्त हो जाता है, जो ट्यूबवेल के लिए, नलकूप के लिए एक आदर्श स्थिति है। यानी कि हम कम गहराई पर भी हम ट्यूबवेल लगाकर वहाँ से पानी निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से और साथ ही जो बिजली का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा हुआ है। ठीक है, बिजली बिहार के कोने कोने में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो ये नलकूपों की संख्या है इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। जो स्वतंत्रता के समय 20% था वो बढ़कर कितना हो गया हमारा 53.4%। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई। ठीक है, ये बात सोचिए कि जब उस वक्त जो नलकूप के लिए जो इंजन चलता होगा वो किस चीज़ से चलता होगा। उस वक्त तो बिजली भी उतनी हमारे पास नहीं थी, परंतु डीजल का हम लोग आयात करते थे, तो इसकी वजह से उस टाइम पे जो नलकूप चलता था वो ज़्यादातर डीजलों से चलता था। और आज के समय में इन डीजल इंजनों का स्थान कौन सा ले लिया है, हमारा इलेक्ट्रिक इंजनों ने इसका स्थान ले लिया है। तो ये सब बातें आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, उसके बाद फिर पैराग्राफ बदल कर लिखिए, तालाबों एवं कुएं द्वारा सिंचाई एक पुरानी पद्धति है, एक पुरानी पद्धति है। तालाबों द्वारा सिंचाई लगभग सभी जिलों में अपनाई जाती है। तालाबों द्वारा सिंचाई लगभग सभी जिलों में अपनाई जाती है, जिसमें गोपालगंज जिलों में सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई की जाती है। गोपालगंज जिले में सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई की जाती है। राज्य में सिवान, सारण और गोपालगंज में
कुएं से भी सिंचाई की जाती है, कुएं से भी सिंचाई की जाती है। चलिए देख लीजिए कुआं होता क्या है, कुएं से सिंचाई कैसे की जाती है। एक कुएं का निर्माण किया जाता है, ठीक है, कुआं है, यहाँ पर एक स्टैंड लगाया जाता है, ठीक है, स्टैंड ऐसे होती है और इसके थ्रू एक ऐसा डंडा लगाया जाता है जिस पर हम इसमें एक रस्सी होती है, रस्सी में गाँव में इसे ढेकुली के नाम से बोलते हैं, ढेकुली बोलते हैं या फिर इसे ही हम रहट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक रहट होता है, ठीक है, और यहाँ इसका बैलेंस बनाने के लिए जब पानी भर जाए तो यहाँ पर एक भारी चीज़ यहाँ पर रख दी जाती है, ठीक है। तो इसको हम हाथों से ही चलाते हैं, यानी कि यहाँ पर आदमी खड़ा होता है और रहट के सहारे इसको डुबो के फिर इससे पानी निकाल के यहाँ पर गिराता है और फिर यहाँ से नालों का प्रयोग करते हुए हम खेत में पानी को ले जाते हैं, ठीक है, सिंचाई करते हैं। जिसमें मतलब ये जो है बाल्टी के जैसे, बाल्टी को हम हाथ से पानी में डुबो के पानी निकालते हैं, सेम वैसे ही हैं ये। हम बाल्टी के अगर अपेक्षा बात करें तो इससे आसानी से हम पानी निकाल पाते हैं। ये जो हमारी जो सिंचाई का साधन है ये बहुत ही प्राचीन साधन है, प्राचीन काल से ही इस चीज़ का हम प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे की बातें हम समझते हैं नहर सिंचाई के बारे में। नहर सिंचाई सबसे पहले देख लेते हैं कि जो राज्य में नलकूपों से, ठीक है, नलकूप से जो सिंचाई की जाती है उसमें पटना किशनगंज में सर्वाधिक की जाती है। फिर अगर नहर की बात करें तो रोहतास, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद ये ज़िले हैं, वहाँ पर नहर से ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तालाब की बात करें तो मधुबनी और गोपालगंज में, और अगर कुएं की बात करें तो सिवान, गोपालगंज और सारण में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आते हैं हम नहरों के ऊपर। नहर जो है वो राज्य के प्रमुख सिंचाई संसाधनों में से एक है और जितना भी क्षेत्रफल है बिहार के कुल क्षेत्रफल का 28.41, ठीक है, यानी कि हम इसको 28.5% क्षेत्र बोल सकते हैं। पूरे बिहार के इतने क्षेत्रों का जो सिंचाई की जाती है वो नहरों के द्वारा की जाती है, ठीक है, नहरों के द्वारा की जाती है। और बिहार में अभी हमने चर्चा किया कि जो नहरें पाई जाती है 2 प्रकार की पाई जाती है, मौसमी और सदाबहारी नहरें, ठीक है। अब सिंचाई के लिए जो नहरों का निर्माण किया गया है ये 2 प्रकार की है, ठीक है। कौन कौन सी? पहली जो है बहुउद्देशीय, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की नहरें, ठीक है, मतलब एक जो परियोजना है, परियोजना के थ्रू नहरों का निर्माण किया गया है और उससे सिंचाई व्यवस्था की जाती है। और दूसरा है सिंचाई नहर, जो एक कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुउद्देशीय जो नदी परियोजनाएं हैं, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले आप टाइटल डाल दीजिए। टाइटल डालिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। अगर बिहार में देखिए तो बिहार में 3 परियोजनाएं चलाई गई है, ठीक है, बिहार में 3। सबसे पहली है कोसी परियोजना, कोसी परियोजना। दूसरा है गंडक परियोजना और तीसरा है सोन परियोजना, ठीक है,
सोन परियोजना। ठीक है, 3 परियोजनाएं बिहार में हैं। कौन कौन सी? कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन परियोजना। तीनों के बारे में बड़े ही डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टाइटल डालिए आप कोसी परियोजना, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कोसी परियोजना। सबको कोसी की स्थिति पता है। कोसी कहाँ है, कौन से क्षेत्र में कोसी नदी का बहाव है? कोसी नदी का बहाव हमारा बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में है। और कोसी नदी जो है बिहार के शोक के नाम से भी जानी जाती है, और मार्ग परिवर्तन करने वाले नदी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो ये परियोजना लाने का मुख्य कारण क्या था? ये जो नदी है कोसी नदी, वो हर वर्ष नेपाल से बहुत ही भारी मात्रा में गाद, पानी, ये सारा चीज़ लेके आती थी। और बिहार के ये जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में, ठीक है, बिहार के इन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा विभीषिका लाती थी और हर वर्ष वहाँ पर बाढ़ आता था, जिसकी वजह से तबाही मचती रहती थी। ठीक है, तो इन्हीं सब को देखते हुए ये कोसी परियोजना लाई गई, जो भारत सरकार और नेपाल सरकार, ठीक है, भारत सरकार और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है हमारी कोसी परियोजना। ठीक है, इसके लिए 1954 में एक समझौता होता है, जिसका संशोधन 1961 में एक बार संशोधन भी होता है। 1961 में इस वक्त क्या होता है? संशोधन। इस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, 1954 में एक समझौता होता है और इसी के आधार पर 1955 से निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, जो आगे चलकर 1963 ईस्वी में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 1954 में भारत सरकार और नेपाल सरकार में एक समझौता होता है, जिसके आधार पर 1955 में निर्माण कार्य प्रारंभ होता है और 1963 में आकर ये बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये परियोजना बनाने का, लाने का क्या था? पहला क्या था? सबसे बड़ी बात, बाढ़ नियंत्रण, क्योंकि इससे बिहार में बहुत ही तबाही होती थी और उसी के नियंत्रण के लिए ये परियोजना लाई गई। ठीक है, उसके बाद जब बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा, कि कैसे होगा? वहाँ पर जो पानी आ रही है उसको रोक कर हम रखेंगे कहाँ? ठीक है, तो फिर वहाँ से नहरें निकाली गई, तो नहरों द्वारा सिंचाई व्यवस्था की गई। ठीक है, तो पहला क्या था? बाढ़ नियंत्रण। दूसरा हो गया सिंचाई। ठीक है, तीसरा अगर बात करें तो जब हम पानी इकट्ठा करेंगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो उस प्रेशर का प्रयोग करके हम वहाँ पर विद्युत उत्पादित कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा क्या हो गया? जल विद्युत उत्पादन। ठीक है, उसके बाद चौथा, जब बिहार में इन क्षेत्रों में बाढ़ आता था तो बाढ़ का पानी हर क्षेत्र में फैल जाता था, और जहाँ पानी ज़्यादा लगा रहता था, ठीक है, लगा रहता है, सबको पता है, जहाँ पानी इकट्ठा हुआ रहता है वहाँ पर मच्छर पैदा होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मलेरिया की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके साथ ही मलेरिया उन्मूलन भी इसका एक उद्देश्य था, और साथ ही भूमि का संरक्षण करना भी उद्देश्य था। ठीक है, बाढ़ आता था तो वहाँ पे ना सही से कृषि हो पाती थी, ना सड़क, ना रेल, हर चीज़ में ये जो क्षेत्र था बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो इन सब के लिए, मतलब ये जो सारे थे, ये सारे इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, कोसी नदी है, कोसी नदी वो चतरा गार्ज के पास, ठीक है, चतरा गार्ज के पास पर्वतों को काट कर वहाँ से मैदानी भागों में एंटर करती है, प्रवेश करती है। इस नदी पर बहुत सारे बांध एवं तटबंध निर्मित किए गए हैं, जिनसे अनेक सारी नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, अनेक सारी नहरें निकाली गई। अगर इसमें बात करें तो एक जगह है कौन सा? नेपाल में हनुमान नगर। ठीक है, नेपाल में जगह का नाम है हनुमान नगर। यहाँ पर कंक्रीट बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कंक्रीट बांध का निर्माण किया गया है, जहाँ से अगर हम
बांध के बारे में बात करें तो इस बांध की जो लंबाई है वो कितनी है, 1140 मीटर। 1140 मीटर इस बांध की लंबाई है। इस बांध से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है, 2 प्रमुख नहरें यहाँ से निकाली गई है। पहली पूर्वी कोसी नहर, ठीक है, पूर्वी कोसी नहर, और दूसरा पश्चिमी कोसी नहर। इसे हम प्रणाली बोलेंगे, ठीक है, पूर्वी कोसी नहर प्रणाली और पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली, ठीक है। तो 2 चीज़ लिख लीजिए इसमें, पूर्वी पश्चिमी। अभी लिखिए मत, समझ लीजिए फिर लिखते हैं इसको, ठीक है। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली और दूसरा पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी कोसी नहर प्रणाली, ठीक है। इसके कुछ शाखाएँ हैं, ठीक है, इसके 4 शाखाएँ हैं। 4 शाखाओं में से पहला क्या है, मुरलीगंज नहर, ठीक है, दूसरा है जानकी नगर नहर, तीसरा है पूर्णिया नहर और चौथा है अररिया नहर, ठीक है। सबके लंबाई के बारे में जब लिखेंगे तो लिखवा देंगे, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, एक बार इसको मैप पर देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा बिहार, ठीक है। कोसी जो है वो इन क्षेत्रों में कोसी नदी बहती है। कोसी परियोजना लाई गई है तो इसमें 2 नहरों का निर्माण किया गया। मान लीजिए हमारी कौन सी है, ये कोसी नहर है, ठीक है। तो इसके पूर्वी भाग में जो नहर बनाया गया उसे क्या नाम दिया गया, पूर्वी कोसी नहर, और पश्चिमी क्षेत्र में जो नहर बनाया गया उसे क्या नाम दिया गया, पश्चिमी कोसी नहर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वी नहर। तो पूर्वी कोसी नहर से जो सिंचाई होती है वो कहाँ होती है, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, इन क्षेत्रों में जो सिंचाई कार्य होता है वो किससे होता है, पूर्वी कोसी नहर के जरिए। और पश्चिमी कोसी नहर की अगर बात करें तो इससे मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये जो ज़िले हैं इन क्षेत्रों में इससे सिंचाई की जाती है, ठीक है। पूर्वी कोसी नहर पर 20 मेगावाट का विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। पूर्वी नहर प्रणाली है, ठीक है, इस पर 20 मेगावाट का विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके बारे में लिख लेते हैं, चलिए। कोसी परियोजना आपने टाइटल डाल रखा है, कोसी परियोजना, ठीक है। इसमें लिखिए यह भारत एवं नेपाल सरकार की, यह भारत एवं नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, जिसके निर्माण के लिए 1954 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता किया गया, नेपाल के साथ समझौता किया गया। इसका निर्माण कार्य 1955 में प्रारंभ किया गया, 1955 में प्रारंभ किया गया, जो 1963 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जो 1963 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। इतना हो गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन,
जल विद्युत उत्पादन, कमा मलेरिया उन्मूलन, कमा भूमि संरक्षण आदि है, भूमि संरक्षण आदि है। ठीक है, आगे लिखिए। कोसी नदी चतरा गार्ज के पास पर्वत को काटकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जहाँ अनेक बांध एवं तटबंध निर्मित किया गया है, जिससे अनेक नहरें निकाली गई हैं, नेपाल के हनुमान नगर जो बिहार की सीमा पर स्थित है, में कंक्रीट बांध का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 1140 मीटर है, 1140 मीटर है। पैरा बदल के लिखिएगा। कोसी नहर से दो प्रमुख नहर प्रणाली विकसित की गई है। पहला पूर्वी कोसी नहर प्रणाली और दूसरा पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली। ठीक है, पहला टाइटल डालिए पूर्वी कोसी नहर प्रणाली। इसमें लिखिए इसकी 4 शाखाएं हैं। पहला मुरलीगंज नहर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसकी लंबाई 64 किलोमीटर। मुरलीगंज नहर 64 किलोमीटर। जानकी नगर नहर 82 किलोमीटर। तीसरा पूर्णिया नहर, इसे बनमनखी नहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पूर्णिया नहर 64 किलोमीटर और अररिया नहर 52 किलोमीटर। ठीक है, पैरा बदल के लिखिए इस नहर प्रणाली की इन शाखाओं से नेपाल एवं
नेपाल एवं बिहार के मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। इस नदी पर कटैया में 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन का केंद्र स्थापित किया गया है। विद्युत उत्पादन केंद्र का स्थापित किया गया है। इस नहर प्रणाली द्वारा लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा लिखिए, पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली। पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली, इसमें लिखिएगा, इस नहर की लंबाई 115 किलोमीटर है। इस नहर की प्रणाली 115 किलोमीटर है, जिससे मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। मुजफ्फरपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। इस नहर प्रणाली से लगभग 3,25,000 भूमि पर सिंचाई की जाती है। भूमि पर सिंचाई की जाती है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया कोसी परियोजना। इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसके बाद जो हमारी है वो कौन सी है, गंडक परियोजना। ठीक है, गंडक परियोजना। ये जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना है, जो भारत सरकार की सहायता से की जा रही है। ठीक है, भारत सरकार के सहयोग से बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, किस पर है, गंडक नदी पर अवस्थित है, इसलिए हम इसे गंडक परियोजना के नाम से जानते हैं। 1959 ईस्वी में एक समझौता होता था, जिसके आधार पर इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो लाभ है, ठीक है, इसका लाभ नेपाल को भी दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत 2 नहरें जो बिहार उत्तर प्रदेश में आती है और 2 नहरें नेपाल में जाती है, इन नहरों का निर्माण किया गया है। दोनों के बारे में हम बड़े ही अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, ये जो परियोजना है, इसके अंतर्गत एक जगह है वाल्मीकि नगर। कौन सा जगह है, वाल्मीकि नगर बिहार में अवस्थित है, जहाँ पर बांध का निर्माण किया गया है। बांध का निर्माण किया गया है कहाँ, त्रिवेणी घाट है वहाँ पर। ये जो बांध है, ये बांध आधा नेपाल में और आधा बिहार में अवस्थित है, इसलिए इस बांध को हम त्रिवेणी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ से जो 2 मुख्य नहरें निकाली गई हैं, इसमें भी बस वही हैं, पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर।
ठीक है। पूर्वी त्रिवेणी नहर की अगर बात करें तो इसे हम तिरहुत नहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पूर्वी त्रिवेणी नहर को हम तिरहुत नहर के नाम से भी जानते हैं, जिसकी कुल लंबाई कितनी है 293 किलोमीटर है और जिससे लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, ठीक है। अगर इससे सिंचाई की बात करें तो मैप पर देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, गंडक परियोजना, ठीक है। गंडक नदी जो है हमारी ये रही, ठीक है। यहाँ आकर गंगा में मिल जाती है। हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, पूर्वी त्रिवेणी नहर, जिसे हम तिरहुत नहर के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके सिंचाई के बारे में बात करें, ये जो नहर है, इस साइड जो नहर निकली है उसे हम बोलते हैं पूर्वी त्रिवेणी नहर और इस साइड जो निकली है उसे हम पश्चिमी त्रिवेणी नहर के नाम से जानते हैं। इससे सिंचाई जिन जिन जिलों में होती है उसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, ये जो ज़िले हैं इन क्षेत्रों में पूर्वी त्रिवेणी नहर या फिर तिरहुत, ठीक है, तिरहुत नहर के द्वारा इन क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, जिससे लगभग कितने, लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। उसके बाद हम बात करें पश्चिमी त्रिवेणी नहर की, तो ये जो नहर है इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है, जिसमें से 19 किलोमीटर नेपाल में, ठीक है, 19 किलोमीटर नेपाल में, 112 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 69 किलोमीटर बिहार में है, ठीक है, बिहार में। और बिहार में जो इससे सिंचाई होती है वो सारण प्रमंडल जो हमारा है, सारण प्रमंडल में इस नहर के द्वारा सिंचाई होती है, इसलिए इस नहर को हम सारण नहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सारण नहर में हमारा गोपालगंज, सिवान और सारण 3 जिले आते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सारण नहर, ठीक है। गंडक परियोजना पर 2 और नहरें हैं जो नेपाल में हैं, पूर्वी नेपाल नहर और पश्चिमी नेपाल नहर, और दोनों नहरों पर 15 मेगावाट का बिजली का मतलब जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आज समझ लिए, कल आते ही पहले इसको लिखेंगे और फिर इसके बाद हम सोन परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का टाइम समाप्त हो रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम सोन परियोजना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद नलकूपों के बारे में बात करेंगे, तालाब, कुएँ कहाँ, किससे कितनी सिंचाई होती है, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं।